नमस्कार। आज हम ज्ञान मंच पर उपस्थित हुए हैं आयुर्वेद विषय के बारे में चर्चा के लिए, जिसमें हमारा मुख्य विषय आज च्यवनप्राश रहेगा। मैं मेरा परिचय दे दूं, मैं डॉक्टर मनमोहन शर्मा, प्रोफेसर हूं आयुर्वेद कॉलेज में। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए जो उपस्थित हैं आयुर्वेद में वरिष्ठ विशेषज्ञ प्रोफेसर महेश जी दीक्षित सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान मंच पर। देखिए, च्यवनप्राश के बारे में आज पूरे देश की जनता जानती है और इसका प्रयोग किसी न किसी रूप में वो करते भी हैं। बहुत सारी बातें च्यवनप्राश की अभी भी लोगों को कुछ पता नहीं है, हो सकता है उनको कुछ भ्रांतियां भी हों, जिनके बारे में आज मैं अपेक्षा करता हूं कि सर उनका निश्चित रूप से निराकरण आज इस चर्चा के बाद में हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चर्चा के प्रारंभ में मैं सर से पूछना चाहूंगा कि सर, च्यवनप्राश क्या है? च्यवनप्राश आयुर्वेद का एक मल्टी हर्बल फॉर्मुलेशन है। बिल्कुल। जिसको अगर हम कहें तो ये एंटी एजिंग फॉर्मूला है, और बढ़िया तरीके में कहें तो ये एक ट्रेडिशनल बायो एक्टिव फूड सप्लीमेंट या सप्लीमेंट है, जो हमारी जीवनी शक्ति है, हमारी जो वाइटल कैपेसिटी है, उसको बढ़ाता है और डेवलपमेंट करता है। आयुर्वेद में ऐसे सारे द्रव्यों को, ऐसे सारे कंटेंट्स को हम रसायन कहते हैं। तो ये एक चटनी के रूप में प्राश, जिसको चाटा जा सके, इसके रूप में बनता है, इसलिए इसका नाम च्यवनप्राश है। तो च्यवनप्राश एक मल्टी हर्बल हमारा फॉर्मुलेशन है एंटी एजिंग के। मल्टी हर्बल का मतलब सर बहुत सारे घटक इसमें डलते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। सर, च्यवनप्राश वैदिक काल से मेरे को लगता है प्रचलन में है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कब प्रचलन में आया है? अगर आपने नाम सुना हो भृगु ऋषि, जिन्होंने ज्योतिष में सबका हमारा एक डाटा बनाया था, जो आज भी जन्मपत्री के नाम से, उसी के वंशज एक ऋषि हुए थे च्यवन। च्यवन ऋषि बहुत तपस्या में लीन रहे और उनका सारा जीवन तपस्या में ही चला गया। उसके बाद में जब वो वृद्ध हो गए तो उनको ये हुआ कि मैंने तो मेरा सारा जीवन तपस्या में व्यतीत कर दिया, मैं पुनर्यौवन कैसे प्राप्त करूं। तो उन्होंने हमारे आयुर्वेद के जो प्राचीन ऋषि रहे अश्विनी कुमार, उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब मैं तो वृद्ध हो गया और कोई मुझे ऐसा फॉर्मूला दें, कुछ ऐसी दवा दें कि मैं पुनर्यौवन प्राप्त कर सकूं। तो अश्विनी कुमारों ने उनको ये च्यवनप्राश बना के दिया। उस समय उनका नाम च्यवनप्राश नहीं था, उन्होंने एक दिव्य औषधि बना के दी और उसको सेवन करने के बाद में ऋषि च्यवन पुनर्यौवन को प्राप्त हो गए। तो उन्हीं के नाम से, ऋषि च्यवन के नाम से इसका नाम च्यवनप्राश के नाम से हुआ। सबसे पहले अगर हम यूं देखें कि च्यवनप्राश के नाम से, तो चरक संहिता में इसका सबसे पहले उल्लेख आता है। हालांकि उसके बाद में सारंगधर संहिता वगैरह बहुत हमारे ग्रंथ हैं जिनमें इसका प्रचलन, इसके बनाने की विधि, उपयोग सभी आते हैं। तो इस तरीके से इसका प्रचलन प्रारंभ हुआ। सर, आपने बताया कि ये मल्टी ड्रग कंपोनेंट है, तो इसमें हमारे पब्लिक भी ये जानना चाहती है कि क्या क्या मुख्य चीजें, घटक द्रव्य इसके ऐसे हैं जो काफी काम करते हैं? ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया कि एंटी एजिंग की ऐसी कौन सी हद है। तो आयुर्वेद में एक वर्ग है अष्टवर्ग। वो 8 जो ड्रग्स हैं वो ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, ऋष्वक, जीवंती, वृद्धि, वृद्धि, ऐसे करके ये 8 जो मेडिसिन है मुख्य रूप से तो यही है। और अगर च्यवनप्राश का मुख्य घटक देखें हम, वो है आंवला। आंवला अपने आप में श्रेष्ठ रसायन है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो आंवला इसका मुख्य घटक हो गया। वैसे अगर देखें हम तो च्यवनप्राश में लगभग 55 से भी अधिक घटक हैं, जिसमें 36 काष्ठ औषधियां हैं। काष्ठ औषधियों के क्वाथ वगैरह बनाए जाते हैं, आंवले की पिस्ची बनाई जाती है। और अगर यूं देखें तो इसमें एक यमक हमारा आयुर्वेद में ये कहते हैं कि 2 तरह के स्नेह द्रव्यों को मिला के जो बनता है, तो इसमें गोघृत और तिल तेल,
यमक के रूप में आते हैं। और इसमें एक और बढ़िया प्राकृतिक जो न्यूट्रिशन का स्रोत है वो है शहद। तो इसमें शहद भी डलता है और इसको प्रिजर्व करने के लिए इसमें चीनी का भी उपयोग होता है। इसके बाद में इसमें कुछ प्रक्षेप द्रव्य डलते हैं जिसमें केसर तक भी डलता है, नाग केसर है, पिपली है, इलायची है, दालचीनी है, ये सब चीजें इसमें प्रक्षेप के रूप में डलती हैं। तो अगर हम इसके घटकों की बात करें तो इसका मुख्य घटक आंवला है और वात द्रव्य है और प्रक्षेप द्रव्य हैं, और जिनमें ये तैयार होता है उसमें यमक है, दोनों तरह के जो स्नेह हैं, तिल तेल और घृत। तो उन सब के मिलाकर ये लगभग 50-55 से भी अधिक घटकों से बनता है। ये अच्छी बात है कि इसमें किसी भी तरह की ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो किडनी के लिए, लीवर के लिए या बॉडी में किसी भी पार्ट के लिए हार्मफुल हो। ये सारे हर्ब्स हैं। तो ये इसीलिए सबसे ज्यादा चलने वाला, सबसे ज्यादा बिकने वाला, और आप आश्चर्य करेंगे कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए का सालाना च्यवनप्राश बिकता है। और एक सर्वे में ये आया कि आयुर्वेद की मोस्ट सेलिंग जो ब्रांड्स हैं या मोस्ट सेलिंग मेडिसिन हैं उसमें सबसे ऊपर च्यवनप्राश का नाम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर आपने बताया कि कम से कम 55 से ऊपर औषधियाँ इसमें डाली जाती हैं। तो सर इसके क्या विशेष फायदे हैं जिससे व्यक्ति इसको ले? कुछ फायदे आप इसके बारे में सबसे पहला फायदा तो हम देखें तो इसमें जीवनी शक्ति है। तो जिसको जीवन लंबा, दीर्घायु जीवनी है वो इसको सेवन करे। ये उससे भी ज़्यादा फायदा ये है कि जीवन तो लंबा हो गया, लेकिन क्या आप रोग प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं? आज जब हम चारों तरफ देखते हैं कि न केवल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बल्कि इन्फेक्टिव डिजीजेज से भी बहुत सारा, और अभी हमने कोरोना से बड़े मुश्किल से निकल के आए। तो ऐसे में अगर आप ऐसी कोई मेडिसिन लें या ऐसा कोई रसायन खाएं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्टअप हो जाए, तो च्यवनप्राश उसके लिए बहुत बढ़िया है। और जो च्यवनप्राश का अगर हम देखा जाए तो च्यवनप्राश बना है स्पेशली, वैसे तो पूरे सारे शरीर को ये फायदा पहुंचाता है, लेकिन स्पेशली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है हमारा, क्योंकि हम जैसे प्राणवायु जो लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कितनी ऑक्सीजन या हम कितनी वायु को लेते हैं उसके साथ में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स जाते हैं जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। आजकल आप देखते हैं पॉल्यूशन का लेवल कितना हाई हो गया है, तो वो सारा हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स को बहुत सारा नुकसान हो सकता है। और च्यवनप्राश की ये चमत्कार है कि वो हमारे जो वाइटल पार्ट लंग्स हैं उनको और बढ़िया। ट्यूबरक्लोसिस में अगर देखें तो हमें ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स को डोट्स की ही पालना करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में उसके लीवर को और उसकी इम्यूनिटी के लिए च्यवनप्राश प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। च्यवनप्राश अभी बहुत सारे लोगों के हेयर प्रॉब्लम्स रहती है, बाल झड़ जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। आंवला एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो आंवले के कारण ये हेयर्स को परेशानियों को भी दूर करता है। पेट की समस्याओं में मुख्य रूप से कब्ज है, तो ये कब्ज के लिए भी ठीक करता है। इसके साथ में स्किन के लिए भी बहुत बढ़िया है, ये रिवाइटलाइजर है। स्किन की जो सेल्स हैं उनको ये दोबारा बनाने में मदद करता है, तो आदमी का जो ग्लो है, चेहरे पे जो चमक है, वो च्यवनप्राश हमेशा बनाए रखता है। ऐसी कोई महिला, पुरुष, बच्चे, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि उनको च्यवनप्राश नहीं लिया जाए। इसलिए ये एक पूरे परिवार के लोगों के लिए, एक बेटर हेल्थ के लिए, एक वेलनेस के लिए एक बहुत बढ़िया रसायन के रूप में आज न केवल भारत में बल्कि बाहर भी इसको जाना जाता है। कुल मिला के सर इसको ऑलराउंड टॉनिक कहा जा सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें थोड़ा सा इसको अवॉइड किया जाता है, विशेषकर जैसे अल्सर हैं, किसी को एसिडिटी रहती है या डायरिया है या अनडाइजेशन हो रखा है, और स्पेशली आजकल जो सबसे ज़्यादा हो रहा है वो है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को च्यवनप्राश से थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। बाकी ये यूनिवर्सल एक इस तरह का रसायन है जो हर किसी को लिया जा सकता है और हर समय उपलब्ध रहना चाहिए। ऐसा ही प्रश्न मेरा आगे वाला था। लगभग अभी भी कई लोग सोचते हैं कि मैं च्यवनप्राश लूँ या नहीं लूँ, तो च्यवनप्राश किन लोगों को खाना चाहिए और किन लोगों के लिए
ऐसा है कि जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो कि नहीं खाना चाहिए उनको, ऐसा भी कुछ हो तो सर ऐसा बताइए आप? बचपन से जिसको अपने शरीर का विकास करना है, जिसको लॉन्ग लाइफ रहना है, जिसको एंटी एजिंग रखना है, उन सबको च्यवनप्राश खाना चाहिए। स्पेशली मैंने बताया क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म प्रकृति का होता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो या जिसका बहुत पित्त का परेशानी, हालांकि आंवला है वो उसको कवर करता है, और डायबिटीज़ में शुगर के कारण ये इसको नहीं करना चाहिए। बाकी ये सबको, मोटे को, पतले को, सबको फ्रूटफुल है। सर एक चीज़ और देखी जाती है लोगों में, ये भी सुनने को मिलता है कि सर बच्चों को ये दिया जाए या नहीं जाए, बच्चों इसके को बारे में आप बिल्कुल थोड़ा? दिया जाए, क्योंकि बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, उनको इससे विटामिन सी, आंवले की, और च्यवनप्राश में एक खासियत है, वैसे आंवले की एक खासियत है कि वैसे विटामिन सी को अगर गर्म किया जाता है तो वो आ, नष्ट हो जाता है, लेकिन आंवला ही एक ऐसा फ्रूट है दुनिया में कि जिसका विटामिन सी उबालने के बाद में भी, गर्म करने के बाद में बरकरार रहता है। तो विटामिन सी बच्चों के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए बच्चों को च्यवनप्राश निश्चित रूप से खिलाया जाना चाहिए। बिल्कुल सर। सर कुछ रोग ऐसे हैं जिनके बारे में सोचना पड़ता है, चूँकि इसमें आपने बताया कि शर्करा भी डलती है, चीनी डलती है। तो आज देखा जाए तो हमारे पूरे देश में मधुमेह के रोगी काफ़ी मिल रहे हैं और वो च्यवनप्राश खाना भी चाहते हैं। तो वो मधुमेह के रोगी क्या च्यवनप्राश ले सकते हैं? नहीं, मधुमेह के रोगी को च्यवनप्राश नहीं लेना चाहिए। मधुमेह के रोगी को ये चाहिए कि वो आंवले की कुछ ऐसी प्रिपरेशन बना ले, पेस्ट वगैरह बना के, या और कोई ऐसा सिस्टम ले ले कि, वैसे आंवला मधुमेह के रोगी के लिए तो बढ़िया है, लेकिन शुगर के कारण उसको नहीं लेना चाहिए। सर एक चीज़ और देखी जा रही है आजकल मार्केट में, जो च्यवनप्राश आता है वो अनेक नामों से आता है। स्पेशल च्यवनप्राश के नाम से आता है, सोना चांदी युक्त च्यवनप्राश आता है, मोती युक्त च्यवनप्राश आता है। तो लोग सोचते हैं कि सोना चांदी नाम आ गया तो हम इसका सेवन करें। तो इन चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है सर? देखिए, एक स्टैंडर्ड फार्मूला च्यवनप्राश का है, वो मैं समझता हूँ पर्याप्त है, और उसके बाद में अगर आप कुछ और प्रयोग करते हैं तो वो किसी चिकित्सक की देखरेख में किया जाना चाहिए, और एक लिमिटेड टाइम के लिए करना चाहिए, क्योंकि जब हम उसमें मेटल्स या कोई भस्में, धातु वगैरह लेते हैं तो उसको लंबे समय तक के लिए हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, या लंबे समय तक उसको नहीं खाना चाहिए। और यूं तो अगर आप सोना डलवाते हैं, सोने की भस्म डलवाते हैं, चांदी की डलवाते हैं, कुछ और भी आप डालते हैं, तो वो पोटेंशियल तो हो जाएगा, लेकिन उसको सेवन करने में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सर। एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था सर कि इसको विशेष रूप से शीत ऋतु में ही लिया जाए या फिर किसी भी ऋतु में ले सकते हैं? गर्मियों में लोग डरते हैं कि गर्म, जैसे आपने पहले शुरुआत में भी कहा, तो ऐसा कुछ विशेष ये है? सच है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए और शीत ऋतु के लिए, क्योंकि इसमें दशमूल वगैरह इस तरह के कंटेंट चलते हैं, तो ये शीत ऋतु में विशेष रूप से लेते हैं, और उसमें अच्छी मात्रा में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप गर्मियों में भी लेते हैं तो ये कोई हार्मफुल नहीं है, बस थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो अच्छा। तो आप 12 महीने इसको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में थोड़ा सा कम, और सर्दी के दिनों में आप अच्छी मात्रा में इसको ले सकते हैं। सर बिल्कुल सर। एक चीज़ और है सर कि इसकी एक तो मात्रा, क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए और दिन में किस समय लेना चाहिए? और किस चीज़ के साथ लें? जैसे लोग दूध के साथ लेते हैं या पानी के साथ लेते हैं, तो ये भी सर थोड़ा-सा आप क्लियर करें। निश्चित रूप से मात्रा के लिए बात करें तो मात्रा आदमी की उम्र के हिसाब से तय होती है। एक वयस्क व्यक्ति को 10 ग्राम से 20 ग्राम तक च्यवनप्राश लेना चाहिए। 2 बार दिन में ले सकता है शीतकाल में, ग्रीष्म में केवल 1 बार ले ले। जहाँ तक इसके अनुपान की आपने कहा किसके साथ लें, तो प्रचलन और सही ये है कि आप दूध के साथ इसको लें। अगर दूध आपको सूट नहीं करता है तो आप गर्म पानी से इसको ले सकते हैं, और अगर आप कुछ भी नहीं लें तो सिंपली उसको वैसे भी अकेले भी आप खा सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसके साथ में दूध या आपको पानी या कुछ और चीज़ लेनी चाहिए। सर आंवला इसमें डलता है, लोगों में जो जानते हैं कि सब आंवला खट्टा होता है और हम उसको दूध के साथ लें तो कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, दूध के साथ लें उनको? बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है, क्योंकि खटाई के और दूध के बैर होता है, लेकिन आंवला मधुर रस युक्त है और इसका शीत वीर्य है, इसलिए ये दूध के साथ गड़बड़ नहीं करता है, दूध के साथ इसको मना नहीं है। दूसरा, फिर आंवले को हम क्योंकि पिष्टी के रूप में सेवन कर लेते हैं, तो घृत में जब इसका पाक हो जाता है
तेल में इसका पाक हो जाता है, तो ये दूध के साथ लेने में कोई हर्ज नहीं। आप दूध के साथ च्यवनप्राश आराम से ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सर और कोई जानकारी आप च्यवनप्राश के बारे में यदि अपने हिसाब से देना चाहें तो? बस मैं तो कहूँगा अगर फिट रहना है और क्योंकि हमारा जो वाइटल पार्ट है वो है रेस्पिरेशन, हमारा श्वसन संस्थान अगर सही रहता है, क्योंकि हमारे प्राण जो है हमारे ऑक्सीजन को पहुंचाने का, या जिसे हम वाइटल कैपेसिटी भी कहें तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी कोई है, तो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स को जो फेस करते हैं या जो हाईली पोल्यूटेड जगह में रह रहे हैं, उनके लिए च्यवनप्राश अमृत से कम नहीं, उनको च्यवनप्राश अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने बहुत अच्छी जानकारी आज च्यवनप्राश के बारे में दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।